मित्रों, सबको मेरा जोहार। पहली बार प्रभारी बनने के बाद आया हूं और पहली बार ही आपसे मिलना हो रहा है। संगठनात्मक दृष्टि से पहला प्रवास भिन्न भिन्न मोर्चे, भिन्न भिन्न पदाधिकारी, भिन्न भिन्न हमारे संगठन के लोग हैं, जितनी कमेटियां हैं उनसे व्यक्तिगत चर्चा है, चाहे वो मोर्चे हो, चाहे प्रकोष्ठ हो, चाहे कोर कमेटी हो, चाहे सीनियर लीडर हो, प्रदेश के पदाधिकारी। पिछले 2 दिन से लगातार हमारी बैठकें हो रही है। बैठकों में उनकी रिपोर्ट देना, आगामी कार्य योजना को उनके सामने रखना और जो कुछ अन्य चल रहा है उसके विषय भी उनके बीच में रखना, उनको भी सुनना। ये 2 दिन का मेरा अल्प प्रवास था और शुद्ध रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि एक संगठनात्मक प्रवास था। अगला टूर जब भी होगा वो डिटेल जैसा प्रदेश की इकाई बनाएगी उस तरह से होगा कि जिस तरह का इस प्रदेश का वायुमंडल बनाया रखा है जानबूझ करके, जो लूट मचा रखी है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार नीचे तक हो रहा है, मैं आज ज़्यादा उस विषय में बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं डिटेल प्रमाणिक चीज़ें भी आपको बता सकता हूँ और इसलिए मैं पूरा करूँ, इसलिए मान के चलिए कि बिल्कुल कोई चुनौती नहीं थी। जब मैं उत्तर प्रदेश में प्रभारी था तो उस समय हमारे पास सिर्फ 47 सीट थी। उस समय भी जब हमने 250 पार का पहली बार, फिर 300 पार का, तो आप लोगों के बीच में यही प्रश्न था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और आदरणीय मोदी जी ने जो पिछले 8 वर्षों में काम किया है, हर घर तक जो चीज़ पहुँचाई है, हर घर की चिंता की है, वो सब लेकर के कार्यकर्ता को सजग करना वही दायित्व मेरा। इसलिए मैं चुनौती अभी भी आपको कह रहा हूँ, मैं चुनौती नहीं मानता। एक मुख्यमंत्री पे विधायकों पे टारगेट कीजिए अपने मीडिया। वो उसी में समाहित है, चुनौती का मतलब उसी का समाहित है। जी, उसी में मुख्यमंत्री का बयान आया है कि मैं कोट करके कह रहा हूं कि बीजेपी के छुड़वैये नेता हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। अब वो कुछ भी समझे, ये उनका अधिकार है। मैं बिलो दी बेल्ट बात नहीं करता हूँ, क्या है क्या नहीं है वो समय बताएगा। संदीप जी, मेरा सवाल है कि पूरे प्रदेश के जो विधायक हैं उनको किस तरह से जो निष्क्रिय रूप से काम कर रहे हैं बीजेपी के जो विधायक हैं और जो दावेदार हैं आने वाले समय के, उनको कैसे चार्ज करेंगे, सक्रिय करेंगे, क्या रणनीति? देखिए, ये एक फलते फूलते परिवार में इस तरह की चीज़ें हर जगह रहती है और ये पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और जो पार्टी निर्णय कर लेती है उस निर्णय के साथ संपूर्ण कार्यकर्ता लगता है और उसी तरह से वो चार्ज होते रहते हैं समय समय पर। अश्विनी पांडे जी, दैनिक भास्कर। उत्तर प्रदेश में आप प्रभारी थे, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आप कैसे अलग माप, तो वहाँ की राजनीति और यहाँ की राजनीति में कोई ऐसा? हर स्टेट की अपनी अपनी अलग राजनीति होती है और राजनीति को देखो, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जब मैं गया था तो हमारी सरकार केंद्र में नई बनी थी। 14 में बनी, 16 में मैं प्रभारी बन के चला गया और हमारे लिए वो एक नया विषय था वहाँ। लेकिन आज हमारी केंद्र की सरकार को भी 8 साल हो गए, आदरणीय मोदी जी के काम को 8 साल हो गए, तो उसमें बहुत अंतर है। हर स्टेट की राजनीति अलग अलग होती है। महाराष्ट्र भी रहा, मैं मध्य प्रदेश भी 2001 में रहा हूँ, तो ये चीज़ें हर स्टेट की अलग अलग रहती है। हम उस स्टेट को ध्यान में रख करके हमारी रणनीति बनाते हैं। माथुर जी, पूरे प्रदेश में सर धर्मांतरण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। खुद प्रदेश के गृह मंत्री बात को स्वीकारते भी रहे हैं, एसपी भी केवल लेटर लिख चुके हैं। उसके बाद भी प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि प्रदेश में धर्मांतरण हो नहीं रहा है, जबकि इससे प्रदेश में कई जगहों पर तनाव की स्थिति बढ़ रही है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, कांग्रेस अब हमको डायरेक्ट चुनाव में नहीं हरा सकती और इसलिए कांग्रेस ऐसे प्रकार के तत्वों का उपयोग करके, जो पिछले साल भर से आप लोग खुद दिखा रहे हो, खुद बता रहे हो कहाँ क्या हो रहा है, डेली कोई ना कोई कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि हम उनको भी जागृत करेंगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 वर्षों में संपूर्ण देश की राजनीति को टर्न डाउन किया है। जो राजनीति अब तक जातीयता के आधार पर,
क्षेत्रवाद के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर थी, उस राजनीति को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकासवाद की ओर ले गए और उसी का परिणाम आपको धीरे धीरे हर स्टेट में दिख रहा है। सत्यप्रकाश जी प्लीज। माधव जी, मेरा सवाल ये था कि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद 2-3 दफे प्रदेश प्रभारी बदले, जब जब नए बने अलग अलग सूत्र देकर, अलग अलग सूत्र वाक्य देकर गए, उसमें कितना खड़ा उतरती अभी बीजेपी दिखाई दे रही है? सामने चुनाव है, ये तो समय बताएगा आपको, और सूत्र एक ही होता है और ये पार्टी की व्यवस्था है, किसको किस काम में लगाना वो अलग अलग व्यवस्था होती है, लेकिन ये सब जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहेगी। राजेश सर, अभी तक आपने जो बातचीत की लोगों से, सबसे बातचीत हुई, क्या लग रहा है पिछले चुनाव की हार की वजह क्या थी, क्या नजर आया आपको? मैं पिछली बातों को याद नहीं करके अगला टारगेट क्या उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और पार्टी पूरे मूड में है कि 2023 में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाए, और इसी मूड में मेरा काम है लगाने का सबको। बीजेपी के मुद्दे थे, वही मुद्दे अब कांग्रेस के पास हो गए। कांग्रेस ने उन मुद्दों को हथिया लिया है, चाहे राम, ये मान के चलिए, मैं मान के चलूँ कि 70-75 साल बाद उनको याद आए राम की, उनको याद आया मंदिर जाने की, उनको याद आया जनेऊ पहनने का, अच्छी बात है ये, लेकिन जनता समझ चुकी है। 70 साल तक एक छत्र, एक ही परिवार ने राज किया, उस समय तक वो कहाँ थे सारे? उस समय मंदिर क्यों नहीं याद आया? उस समय देश का स्वाभिमान क्यों नहीं याद आया? उस समय उनको जनेऊ क्यों नहीं याद आई? उस समय उनको टोपी क्यों नहीं याद आई? ये सारी याद उनको लगा। हमको चुनाव जीतने के लिए जितना भी जो कुछ करना पड़ेंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है। पिछले चुनावों में भी खूब मंदिरों के चक्कर काटे भाई और बहन और माता जी सब ने, लेकिन रिजल्ट क्या आया? तो जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है। गाय गोबर की आप लोग बात करते थे, लेकिन गाय गोबर भूपेश सरकार लेके चल रही है, दिल्ली में तारीफ की जा रही है। प्लीज एक बार दोबारा रिपीट करें। गाय गोबर की आप लोग बात करते थे, गायों की बात करते थे, आपका चुनावी मुद्दा रहता था, लेकिन ये सरकार गाय को और उसके गोबर दोनों को साथ लेके चल रही है, दिल्ली में तारीफ तक हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज़ें टेम्परेरी है। कभी भी हम इस इशू को लेकर के चुनाव में नहीं गए। आज भी गौ माता हमारे लिए माता है, ये हमने प्रारंभ से कह रखा है। अब ये चुनाव जीतने के लिए क्या करने के लिए, उसका नतीजा आप 23 में इंतजार करिए। नरेंद्र जी प्लीज, नरेंद्र जी 1-1 कर ले। नरेंद्र जी प्लीज अपनी बात रखिए। सॉरी जी, एससीजी न्यूज़ से हूं, एससीजी न्यूज़ से नरेंद्र पांडे बोल रहा हूं जी। मात्र जी, पिछले 2 विधानसभा चुनाव को अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो आपसे आदिवासी वोटर दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रथम चुनाव में आदिवासियों ने ही आपकी सरकार बनाई थी। क्या योजनाएं होंगी सर आदिवासियों को लाने के लिए? योजनाएं क्या होगी वो मैं आज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि आदिवासी में मैक्सिमम मैं पूरा बोलूं, मैं पूरा बोलूं। मेरा ऐसा कहना है कि ये हमको भी पता है कि हम वहाँ पिछड़े हैं। अब आगे कैसे हम उनको वापस अपने साथ जोड़ना है, उसकी रणनीति भी बनेगी। माथुर जी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद पिछले कुछ वर्षों से आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा हावी है। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानती है? देखिए, हर चुनाव को मैं कल भी कहा, शायद आप लोगों को एक बात ही ध्यान रही, मैंने प्रारंभ में एयरपोर्ट उतरते एक बात भी आप सब निवेदन की थी कि चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती समझ के आगे बढ़ती है। पर्टिकुलर आपने जब एक विषय पूछा तब मैंने कहा कोई चुनौती नहीं है, और मैं अभी भी कहता हूँ उसी बात पर। हर विषय एक सेकंड पूरा कर, मुझे जल्दी नहीं, आप आराम से, आप भी तसल्ली में रहिए, मुझे भी तसल्ली में। हाँ, हम हर चुनाव में हर विषय को ध्यान में रख करके उस चुनौती को कैसे सॉल्व करना, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं लगातार कि चुनौती नहीं है, लेकिन सीएम कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती तो आपके लिए है कि आप कितने दिन प्रदेश प्रभारी बनकर के रह पाएंगे यहाँ। ये उनका अधिकार है कहने का, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं उनको जबान नहीं, लोकतंत्र है ये। मैं उस तरह की भाषा नहीं बोलूँगा, ये मान के चलिए, जब तक यहाँ रहूँगा ये मान के चलिए। ये उनके ये बौखलाहट निकलती है उनके मुँह से। क्या पार्टी का सिस्टम वो बनाएंगे? क्या पार्टी के सारे निर्णय वो करेंगे? भूपेश जी, वो अहमद पटेल बनने की कोशिश ना करे इस परिवार का। ये जो धारणा बनी है धीरे धीरे दिल्ली में कि अहमद पटेल जाने के बाद इस परिवार का दूसरा अहमद पटेल तैयार हो रहा है, तो वो इस तरह की भाषा ना बोले। और अच्छा है, मैं तो मेरी पार्टी के भी लीडर्स को कहूँगा कि हमें बिलो दी बेल्ट नहीं जाना चाहिए, हमें भाषा का मर्यादा, वाणी का मर्यादा रखनी चाहिए। मेरा प्रश्न यही है सर कि आरक्षण के मुद्दों पर आप
होगा, बाकी आपकी पार्टी से और कोई विशेष वहाँ पर देखा नहीं? नहीं, पार्टी की तो साथ चर्चा करके ही बैठे वो, और उन्होंने जो विषय उठाना था उठाया विषय, क्योंकि जो जिस तरीके से सबको पता है कि यह चीज़ आगे चलनी नहीं है, लेकिन एक जनता को जो 70 साल इनकी आदत पड़ गई है वंचिका देने की, धोखा देने की, वो आदत की वजह से इस तरह के हथकंडे अपना रहे। तो नंद कुमार साहब जी ने अपने तरीके से जवाब दिया है। सुमी जी सर, ईडी को कॉन्स्टेंटली यूज किया जा रहा है बाय द भारतीय जनता पार्टी, और ये कांग्रेस ने बहुत मेंटेन किया है कि सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कांग्रेस के पीछे पड़ी हुई है। बीजेपी कैसे इस चीज को काउंटर करता है? कांग्रेस स्वयं क्यों नहीं आती सुप्रीम कोर्ट? ये सारा कांग्रेस का खिसियानी बिले खंबे नोचे वाला मामला है। क्या कांग्रेस भूल गई कि सिटिंग मुख्यमंत्री को, यही प्रधानमंत्री जी को घंटों घंटों तक की एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया, आज के गृह मंत्री जी को बाकायदा अरेस्ट किया। अब हम जैसे जो खाली प्रभारी के नाते काम किए, हमको सीबीआई ने इंट्रोगेशन किया, तब हम तो नहीं बोले कहीं, हमने तो कहीं प्रदर्शन नहीं किया, हमने कहीं देश में हमारे मुख्यमंत्री को इंट्रोगेट कर रहे हैं, हमने कोई कुछ नहीं किया। अगर आप सत्य हो तो सत्य की बात रखो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, उनको अपना काम करते रहने देना चाहिए। मेरा सवाल ये है, विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र युवाओं के लिए तब देखा जाता है जी, तो क्या एक सेकंड पूरा थोड़ा सब देखा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो युवा का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो क्या जब 2023 का टिकट वितरण का समय आएगा तो क्या युवाओं को तरजीह देगी बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी अगर इतिहास देखेंगे हर प्रदेश का, तो हर बार टिकट युवाओं को, नए चेहरों को देती है, और वो प्रयोग झारखंड यहाँ छत्तीसगढ़ में भी होने वाला निश्चित रही है। और मैं हर मीटिंग में साफ कहता हूँ कि कोई भी अपने आप को प्रत्याशी मान करके काम में नहीं लगे, वो पार्टी के काम में लगे। अंकुश जी, न्यूज़ नेशन, इसके बाद माधुर जी, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि आक्रामक रुख अख्तियार करके बीजेपी को 2023 का चुनाव लड़ना है, ये आपने कहा है। बड़े बड़े आंदोलन की बात कही है, इन बड़े आंदोलन से क्या निकल कर आएगा? देखिए, प्रेस को जो चीज़ उठानी हो तो उठानी है, बड़े आंदोलन भी जरूरी है, और शायद हमने बैठकों में क्या कहा वो भी आपके पास पता लग जाएगी बाद में, या लगी होगी, वो भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। खाली आंदोलन ही नहीं है, खाली बड़े कार्यक्रम नहीं है, हमने बूथ स्तर तक भी, और हमारे भाई पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ प्रवास पर आए थे तो बूथ स्तर के लोगों के साथ मीटिंग की, गृह मंत्री जी कहीं जाते, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी अभी विशाखापट्टनम में थे तो कोर कमेटी की बैठक में वो 1-1.5 घंटे रहे। तो हम चारों तरफ से हमारे वर्कर्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 2018 का विधानसभा चुनाव धान और शराबबंदी के मुद्दे पर लड़ा गया था। धान का कोई तोड़ है भारतीय जनता पार्टी के पास? पूरा तोड़ है, समय पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आदरणीय, एक अनुरोध है, अगर एक प्रश्न करें, बाकी मित्र हैं अपने, ऐसा कोई विषय नहीं। अमित जी, पाठक जी, उसके बाद अमित जी, उसके बाद प्रवीण जी, प्लीज। मेरा सवाल, पाठक साहब ये बताइए, आप बार बार चुनौती की बात कर रहे हैं, एक बात बोले कि हर चुनाव को आप चुनौती लेते हैं जी, फिर से बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए चुनौती नहीं है। चुनौती का आप थोड़ा सा उसको डिफाइन करें। मैं आप डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने ढंग से सोच। आप छत्तीसगढ़ को चुनौती नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मानता चुनौती। मैं चुनौती मेरे कार्यकर्ताओं को बताता हूँ कि हर क्षेत्र में हमको किस तरीके से काम में लगना, वो एक्टिवेट करने का। ये आपका, देखिए, ये आपका वर्जन हो सकता है, मेरा अगर भाव नहीं समझ पाए तो मैं नहीं समझ सकता डीटर, लेकिन कोई भी काम हम बूथ तक जाने में, प्रवास तक जाने में, हम शक्ति केंद्र बनाने में भी चुनौती मान के मैदान में जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 15 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, 2023 में कितना टारगेट लेके चल रहा है? ये तो आप लोग ज्योतिषाचार्य आजकल प्रेस में लोग ही वही बता सकते हैं, मैं तो काम करने में विश्वास करता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी लगभग 4 साल होने को है और अभी कई नए लोगों को जिम्मेदारियां आपने दी है। सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लगता है, पार्टी के अंदर में सब कुछ ठीक हो गया है? नए चेहरे को जिम्मेदारी देने के बाद 3 बड़े प्रदर्शन यहाँ पर हुए, 1-1 लाख की भीड़ जुटाने की कोशिश यहाँ पर हुई, तो अब जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो सब सही हो गए हैं, सब बीजेपी के लिए एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं? पार्टी का कार्यकर्ता सभी सही रहता है, राजनीति फील्ड में काम करते रहे, थोड़ा बहुत विचारों की अंतर्दुता रहती है, लेकिन हमारा काम है, जो हमारी प्रदेश की टीम का काम है, मेरा काम है कि सबको एक मुखी होकर के चुनाव में लगाना। माथुर जी,
भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ियावाद के वो विषय आ चुका विषय। नहीं, एक बार इसको ब्रीफ कर नहीं हो गया, आ चुका वो। माधव जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये 4 साल में बीजेपी कितनी मजबूत रही, क्योंकि लगातार पीएल पुनिया 2017 से कांग्रेस की कमान संभाल रहे प्रदेश प्रभारी के रूप में। पुनिया जी यूपी में भी थे भाई। लेकिन बीजेपी के आप मेरा ऐसा कहना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को आप अपना काम करने का अधिकार है। उनके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, हर एक करेंगे, इसलिए उनके किसी काम पे यार हमारे काम पे तुलना क्यों करना। ये तुलना तो आने वाले चुनाव में वो जनता करेगी, इसलिए आप ये प्रश्न मुझसे मत पूछवाइए। आप अपने विषय मेरे मुंह से क्यों खुलवाना चाहते हैं? अगर प्रश्न का सिलसिला चलता रहा तो रुक नहीं पाएगा, एक दो के बाद समाप्त करना चाहिए। सवाल लीजिए। सर मेरा सवाल है कि सीएम के चेहरे पर बार बार सवाल उठता है, सर आखिर चेहरा कौन होगा बीजेपी का? किसमें? सीएम का चेहरा। देखिए, मैं लगभग 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। ये पार्टी का संसदीय बोर्ड हमारा है, ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है जो अपने राष्ट्रीय नेता का मंच पे पेपर फाड़ दे। ये पार्टी, हमारा संसदीय बोर्ड जो निर्णय करता है उसको मान्यता करती है। और मैं ऐसे प्रांत गिना सकता हूँ जो बिना चेहरे के चुनाव लड़े, ऐसे प्रांत भी गिना सकता हूँ जो चेहरा घोषित करके लड़े। ये अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड का है। जो संसदीय बोर्ड निर्णय करेगा, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके अनुसार अपने कदम बढ़ाएगा।